हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 3 ऑफ द सब्जेक्ट ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, जो कि आपका एईसी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोड का सब्जेक्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जिसको भी नोट परचेज करने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर परचेज कर सकते हैं। इस यूनिट का नाम होने वाला है नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो मटेरियल या फिर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे नेचर के अंदर पाए जाते हैं और इंसानों के लिए यूज़फुल होते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे लैंड हो गए, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट, सॉइल, क्रॉप्स, वाटर। ये सारी हमारी चीज़ें क्या कहलाई जाएंगी, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाई जाएंगी। तो ये जो ये जो चैप्टर है ये ज़्यादातर किस पर फोकस करेगा, हमारा लैंड रिसोर्सेज पर। तो लैंड रिसोर्स क्या होता है? लैंड जो है हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, ये जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फार्मिंग, बिल्डिंग, हाउस, इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के लिए हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, लैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो मेजर टाइप के लैंड रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा मिनरल्स। ठीक है, ये वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि रॉक्स के अंदर, पत्थरों के अंदर पाए जाते हैं। और ये किस किस काम में आते हैं? मिनरल्स जो हैं कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में आते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं, जैसे आयरन, कोल, कॉपर, गोल्ड। ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई? मिनरल्स हो गई। फिर उसके बाद आती है सॉइल। सॉइल वो अर्थ के ऊपर थिन लेयर होती है जो प्लांट लाइफ को क्या करती है? सपोर्ट करती है। ये वेदर रॉक से बनी हुई होती है और ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है। अब इंडिया के अंदर क्या क्या टाइप है इसकी? एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्ट, माउंटेन सॉइल। तो ये सब चीज़ें सॉइल इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स होती हैं जो हम ज़मीन का इस्तेमाल करके, लैंड का इस्तेमाल करके उगाते हैं। ठीक है, और सॉइल का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होती है, ये जो क्रॉप्स आती हैं, ये क्रॉप्स किसके काम आती है? एज ए ह्यूमन फूड भी काम आती है, और जो किसान है उनकी एज ए इनकम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वीट, राइस, शुगर कैन, कॉटन, टी। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप हो गई। नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमारे क्या क्या हो गए? वो रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्ट कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, हम उनको नुकसान नहीं पहुँचाते, बट वो हमें खुद ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे हनी, गम, बैम्बू, फ्रूट्स, फायरवुड। ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल फॉरेस्ट से प्राप्त होती हैं। मेडिसिनल प्लांट हो गए, जो प्लांट जो कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जो कि आयुर्वेदा में इस्तेमाल किए जाते हैं, सिद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर और ज़्यादा सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे नीम, तुलसी, अश्वगंधा, एलोवेरा। ये सारे क्या हो गए? हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। और बहुत सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं और लिवलीहुड्स भी होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री होती हैं बहुत सारी जो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करती हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, टिम्बर, हैंडीक्राफ्ट, रेजिन कलेक्शन। ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? फॉरेस्ट पर। और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट होती हैं, अपने खाने के लिए, अपने शेल्टर के लिए, और अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब लैंड यूज़ एंड लैंड कवर क्या होता है? तो लैंड कवर वो फिजिकल सरफेस होता है लैंड का, ठीक है, जो कि पूरा होता है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गई। ये वो पूरा फिजिकल सरफेस क्या कहलाया जाता है? लैंड कवर कहलाया जाता है। लैंड यूज़ का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से इंसान उस लैंड का यूज़ कर रहा है, उस ज़मीन का यूज़ कर रहा है, कि फार्मिंग के लिए कर रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहा है, माइनिंग के लिए कर रहा है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, किस तरीके से उस ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम बोलेंगे लैंड यूज़। अब लैंड यूज़ चेंज क्या है? हैपन व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर एग्रीकल्चर और सिटीज़। यानी कि जब आप पेड़ों को काट देते हो, जंगलों को ख़त्म कर देते हो, ठीक है, या तो खेती करने के लिए, या फिर शहर बसाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर इससे क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, क्लाइमेट के अंदर चेंज आएगा, और वाटर साइकिल भी आपकी ख़राब हो सकती है। लैंड डिग्रेडेशन आता है, सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन समझते हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब ज़मीन अपनी इस चीज़ की एबिलिटी को खो देती है कि वो लाइफ को सपोर्ट करे। ठीक है, अब इंसानों ने इस तरीके के एक्शन कर दिए, या फिर नेचुरल प्रोसेस कर दिए, जिससे लैंड ने अपनी एबिलिटी खो दी कि वो क्या कर दे, मतलब लाइफ को सपोर्ट करे। ठीक है, अब जैसे क्या क्या कर दिया इंसान ने? डिफोरेस्टेशन कर दी, पेड़ों को काट दी, ओवर ग्रेजिंग करा दी, माइनिंग करा दी, केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया। तो अब लैंड्स ने इस तरीके से अपनी एबिलिटी खो दी कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? लैंड डिग्रेडेशन बोलेंगे। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होगा? जब आप टॉप फर्टाइल सॉइल बाय विंड और वाटर, जब क्या नाम है, टॉप फर्टाइल सॉइल जो होती है,
ठीक है, वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है, या तो हवा की वजह से या फिर पानी की वजह से बह जाती है। जो सबसे ऊपर वाली फर्टाइल सॉइल होती है, जो उपजाऊ सॉइल होती है, जब वो हट जाती है विंड या फिर वाटर की वजह से, उसको बोलेंगे सॉइल इरोजन। अब इससे क्या होगी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो फर्टाइल सॉइल थी वो तो बह गई, अब नीचे की बची ना, तो उससे सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। डेजर्टिफिकेशन क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन वो पूरा प्रोसेस होता है जब फर्टाइल लैंड जो है, ठीक है, वो डेजर्ट जैसा हो जाता है। ठीक है, मतलब उपजाऊ जगह डेजर्ट जैसी बन जाती है। जो किस वजह से, या तो हमने उस ज़मीन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, या फिर उस ज़मीन को पुअर तरीके से मैनेज करा, ठीक तरीके से मैनेज नहीं करा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिजर्टिफिकेशन। और मेजर कंसर्न क्या है, मेजर कंसर्न जो है इसके वो ये है कि जैसे ड्राई रीजन ऑफ राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटका है, यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आज के टाइम में। अब कॉजेज़ क्या क्या है डिफॉरेस्टेशन के। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है जब आप कट कर देते हो या रिमूव कर देते हो फॉरेस्ट को, ठीक है, किसी भी नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इसके मेन कॉज क्या क्या होते हैं कि एग्रीकल्चर करना है, या तो आपको या तो शहर बसाना है, लॉगिंग करनी है, टिम्बर की ज़रूरत है, या तो माइनिंग करनी है, वहाँ पर डैम्स बनाने हैं, या फिर रोड्स बनाने हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इस वजह से आप ये चीज़ें करते हो, तो इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, सॉइल इरोजन बढ़ने लगता है, क्लाइमेट चेंज होने लगता है, बाढ़ आने लगती है और रेनफॉल कम हो जाती है। और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो कि वहाँ उसी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी, वो वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है उन लोगों को। अब इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं माइनिंग और डैम बिल्डिंग के, ठीक है। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या होता है, सबसे पहले तो जंगल को काट कर बनानी पड़ती है और नेचुरल हैबिटेट का लॉस होता है। अब इससे क्या होगा, एयर वाटर और सॉइल पोल्यूशन होगा जब भी वो डैम बनाया जाएगा, और सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा और हेल्थ हैज़ार्ड भी बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। तो ये थे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं कि जो लोकल और ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं जो उस जगह पर रहती थी, उनको हटना पड़ेगा, यानी कि जो लोग वहाँ रहते थे उनको वहाँ से हटना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा, और उस ज़मीन के, उस लैंड के राइट पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि लोग कहेंगे हमारी ज़मीन है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहेंगी हमारी ज़मीन है, गवर्नमेंट कहेगी ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ पर डैम बनाएंगे। अब एग्जांपल क्या क्या हैं, जैसे कोल माइनिंग हुई है झारखंड और उड़ीसा के अंदर, और आयरन और माइनिंग होती है गोवा एंड चंडीगढ़ के अंदर। अब इम्पैक्ट क्या क्या होता है हमारे डैम बिल्डिंग के, कि डैम जो बनाए जाते हैं वो वाटर को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं, और फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। बट इसके साथ साथ ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियां भी हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या है कि जो फॉरेस्ट और फार्मलैंड है उनका सबमर्जेंस हो जाता है, और रिवर इकोसिस्टम और फिश माइग्रेशन इंटरप्शन हो जाता है, यानी इंटरप्ट हो जाता है। जो रिवर बह रही होती हैं फ्लो के अंदर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो जाती हैं, और जो फिश माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं उनका वो माइग्रेशन बंद हो जाता है, और बायोडाइवर्सिटी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सोशल इम्पैक्ट्स वही तीन हो गए जो मैंने ऊपर आपको बताए थे, कि ट्रेडिशनल लिवलीहुड ख़त्म हो जाता है और डिस्प्लेस हो जाते हैं जो लोग वहाँ रहते थे। जैसे तहरी डैम बनाया गया था उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पर हज़ारों लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा था। सरदार सरोवर डैम बनाया गया गुजरात के अंदर, जहाँ पर जो कि फॉरेस्ट और ट्राइबल लैंड को सबमर्ज करके बनाया गया है। तो इसकी समरी टेबल यहाँ पर दे रखी है, आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, वाटर जो है सबसे ज़्यादा एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स है हमारा अर्थ पर। ये पीने के काम आता है, एग्रीकल्चर के काम आता है, इंडस्ट्री में काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है, और बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर वाटर का यूज़ किया जाता है। बट आज के टाइम में क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, तो वाटर का क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होता जा रहा है और वाटर मिसमैनेज होता जा रहा है। तो अब अलग अलग सोर्सेज हैं हमारे वाटर के, क्योंकि वाटर हमें मेनली दो सोर्सेज से मिलता है। सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्स जैसे रिवर और स्ट्रीम, जो कि फ्लोइंग सरफेस वाटर होता है, जैसे गंगा यमुना। लेक्स एंड पॉन्ड से मिलता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर से मिलता है, ग्लेशियर्स एंड आइस केप से मिलता है, और रेन वाटर से हमें पानी मिलता है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। और मैन मेड रिसोर्सेज जो इंसान ने खुद बनाए, जैसे डैम्स और रिजर्वायर्स हो गए, ये वाटर को मैनेज और स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। कैनाल्स जो कि इंसानों ने बनाई हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। टैंक और आर्टिफिशियल लेक जो इरिगेशन और स्टोरेज के काम आती हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो बनाया गया है कि रेन वाटर को रीयूज़ करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे मैन मेड सोर्सेज हो गए। अब वाटर का यूज़ क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक यूज़ जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, सैनिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग जगह पर आप वाटर के यूज़ तो लिख ही सकते हैं। आई होप ये आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन
लिमिटेशन का मतलब होता है कि वाटर को आप इस रेट से यूज़ कर रहे हो कि मतलब जितना इस्तेमाल करना चाहिए तो उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हो कि वो मतलब नेचुरली जो है दोबारा रिप्लेनिश्ड भी नहीं हो पा रहा और आप उसको इस्तेमाल करे जा रहे हो। इसको बोलेंगे हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब सरफेस वाटर का आप ओवर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जितना भी रिवर्स लेक से जितना भी चाहिए उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर रहे हो, यानी उससे ज़्यादा अमाउंट में आप ले रहे हो, ठीक है, इरीगेशन के लिए या फिर किसी भी अर्बन यूज़ के लिए। और इससे क्या हो रहा है, जो वाटर फ्लो है वो कम होता जा रहा है, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा और एक्वाटिक लाइफ उस जगह की ख़त्म होती जा रही है। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पंपिंग की जा रही है वाटर की वेल्स में एंड ट्यूब वेल्स में। इससे क्या हो रहा है, जितना भी वाटर टेबल है कि डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, कि मतलब कम होती जा रही है, और जितने भी वेल्स हैं कुएँ हैं वो सूखते जा रहे हैं। लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, जो ज़मीन है वो सिंक होती जा रही है। सेलिनिटी इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज़ होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा के अंदर क्या बता रखा है कि ग्राउंड वाटर के ओवर यूज़ होने की वजह से कि मतलब पैडी कल्टीवेशन के लिए ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से वाटर टेबल के अंदर पंजाब और हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। अब फ्लड क्या होती है, फ्लड वो होता है जब पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, जब वाटर का ओवरफ्लो हो जाता है ड्राई लैंड के ऊपर, ठीक है, जहाँ होना नहीं था वहाँ पर ड्राई लैंड के ऊपर वाटर ओवरफ्लो हो गया। किस वजह से, या तो हैवी रेनफॉल की वजह से, या फिर पुअर ड्रेनेज की वजह से, या फिर रिवर की ओवरफ्लो की वजह से, तो हम क्या बोलते हैं, फ्लड आ गई यानी बाढ़ आ गई, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किस किस वजह से होता है कि जब रेनफॉल होने लगे, बहुत ज़्यादा रेनफॉल और कंटिन्यूस रेनफॉल हो, उस वजह से ये होने लगता है। जब रिवर्स और डैम ओवरफ्लो होने लगते हैं, जब ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उस वजह से ये होने लगता है। जब डिफोरेस्टेशन होता है, पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, या फिर अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन आप कर दो, तो उस वजह से फ्लड्स वगैरह आती हैं। अब इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, जितने भी लाइफ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको नुकसान होता है, बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, और एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सॉइल इरोजन होता है और बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, जैसे असम और बिहार से, या बिहार है सॉरी, असम और बिहार के अंदर क्या हो रहा है, रेगुलर फ्लड्स आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ओवरफ्लोइंग रिवर्स हैं जैसे ब्रह्मपुत्र और कोसी वगैरह, वो बहुत ज़्यादा कभी कभी बह जाती हैं, ओवरफ्लो हो जाती हैं अलग अलग रीजंस की वजह से, जिस वजह से असम एंड बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती हैं और जगहों के हिसाब से। ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है जब बहुत लंबे समय तक के लिए कि जो एवरेज रेनफॉल से भी कम रेनफॉल हो रही है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई, यानी सूखा पड़ गया। सूखे पड़ने को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट्स बोलते हैं, कि जब बहुत समय तक जितनी रेनफॉल होनी चाहिए थी उससे भी कम रेनफॉल हुई है या फिर हुई ही नहीं है, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज हो गई। ये हो गई हमारी ड्राफ्ट। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किस किस वजह से ये हो सकती है, जब या तो बहुत कम रेनफॉल हो या फिर हो ही नहीं, जब आप वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर, और पानी बचा ही नहीं, तो उसकी वजह से सूखा पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा पड़ सकता है। जब आप पेड़ काट रहे हो, डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, और लैंड मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं है, जो उसकी वजह से भी ड्राफ्ट हो सकता है। इफेक्ट क्या क्या होते हैं, क्रॉप फेलियर हो जाती है, आपकी खेती सारी ख़राब हो जाएगी और फूड की शॉर्टेज पड़ जाएगी। जब पानी ही नहीं होगा तो खेती ही नहीं हो पाएगी, और जिस वजह से लोगों को खाना ही नहीं मिल पाएगा, खाने की कमी हो जाएगी। वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, यानी पानी ही नहीं होगा ना पीने के लिए ना ही इरीगेशन करने के लिए, और लाइफ स्टॉक की डेथ होती रहेगी। और यानी कि जितना भी हमने जानवर वगैरह पाल रखे हैं उनको पिलाने के लिए हमारे पास पानी नहीं होगा, तो वो भी मरते जाएंगे, और लोग जो है फिर एक जगह से दूसरी जगह पानी की तलाश में निकलेंगे, माइग्रेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट आती रहती हैं, ठीक है, सूखा पड़ता रहता है। वाटर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जब वाटर के ऊपर डिस्प्यूट होता है, पानी के ऊपर झगड़ा होता है, जब अलग अलग रीजन्स या फिर अलग अलग कंट्रीज़ ये क्लेम करती हैं कि मतलब जो सेम पानी है, सेम वाटर सोर्सेज है, उस पर हमारा हक है, यानी दो कंट्रीज लड़ रही हैं एक नदी के ऊपर, ये हमारी नदी है हमारी नदी है, उसको हम बोलते हैं वाटर कॉन्फ्लिक्ट। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब दो कंट्रीज़, ठीक है, दो कंट्रीज़ और दोनों से एक ही सेम रिवर गुजर रही है, ठीक है, और वो दोनों बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रही है और उस पर लड़ती हैं कि ये पानी हमारा है, ये पानी हमारा है, तो उसको बोलेंगे हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसा इंडिया और पाकिस्तान का इंडस रिवर सिस्टम पर होता है, ठीक है, जैसे कि अभी पहलगाम अटैक के बाद पानी रोक दिया गया था, तो इसको हमने क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हम वाटर कॉन्फ्लिक्ट। और इंडिया और चाइना का होता है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ठीक है, जिसको वहाँ पर क्या बोला जाता है, यार्लुंग
सेंगपो बोला जाता है चाइना के अंदर, ठीक है। तो उस पर डिस्प्यूट होता रहता है। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जब स्टेट लड़ती हैं पानी के ऊपर, कि मतलब जो दो स्टेटें एक कॉमन रिवर शेयर कर रही हैं और उस पर वो लड़ती हैं, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट होता है कर्नाटक और तमिलनाडु में। कृष्णा रिवर डिस्प्यूट होता है किसमें, महाराष्ट्र से भी गुजर रही हो, कर्नाटक से भी गुजर रही हो और आंध्र प्रदेश से भी गुजर रही है, तो इन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है। यमुना वाटर शेयरिंग जो होती है दिल्ली, यूपी और हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के अंदर यमुना का पानी शेयर किया जाता है, तो उन यहाँ पर भी डिस्प्यूट होता है। तो इस टाइप के डिस्प्यूट को बोलेंगे हम इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट। अब रीज़न क्या क्या होते हैं कि जो रिवर वाटर है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर ऐसा होगा दिल्ली में ज़्यादा होगी, यूपी में कम, हरियाणा में ज़्यादा, राजस्थान में कम, तो इस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो है आज के टाइम में पॉपुलेशन की वजह से और एग्रीकल्चर की वजह से पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और प्रॉपर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं होते स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ड्राफ्ट कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती रहती है कि सूखा ना पड़े, ये सब चीज़ें ना हो, इस वजह से ये चीज़ होती रहती है। अब सॉल्यूशन क्या है कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल वाटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग करें, उसे बचा कर रखें। इरीगेशन सिस्टम ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल करें, वो ड्रॉप जाती रहेगी और पानी सेव रहेगा आपका। और जितना भी वाटर है उसको रिसाइकल करने का इस्तेमाल करें, उसे रीयूज़ करें और वाटर कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को समझाएं कि क्यों पानी आपको सेव करना चाहिए। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स यानी कि एनवायरमेंटल केयर के साथ इंटरलिंक कर दें रिवर्स को। ग्राउंड वाटर रिचार्ज मेथड का इस्तेमाल किया जाए और ये चीज़ इन्फोर्स की जाएगी। फेयर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, अलग अलग स्टेट्स के बीच में। अब आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी जो है इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और हाउस होल्ड यूज़ के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनर्जी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती है कि किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। अब अलग अलग एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। ये वो नेचुरली रिप्लेनिश्ड सोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आसानी से एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, नेचुरली जो पाए जाते हैं और रीन्यूएबल जो होते हैं, यानी दोबारा उनको हम नया कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, आज सूरज निकला कल दोबारा निकल जाएगा, ठीक है, तो ये रीन्यूएबल हो गया। विंड एनर्जी, हवा रोज़ चलती है। हाइड्रो पावर एनर्जी कि मतलब जब पानी बह रहा है तो उससे बिजली बन रही है, ठीक है, ये भी रीन्यूएबल है, यानी जिसको आप रीन्यू कर सकते हो, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। बायोमास जैसे प्लांट और एनिमल वेस्ट से जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ के इंटीरियर से हीट आ रही है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। टाइडल एनर्जी, जो सी टाइड्स आती हैं, समुद्र की लहरें आती हैं, उससे जो एनर्जी क्रिएट की जाती है वो टाइडल एनर्जी कहलाई जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली और क्लीन मैनर है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का, और ये नेचुरली अवेलेबल होती हैं सारी चीज़ें। इससे जो है हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड नहीं होते एनर्जी बनाने के लिए। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे नेचर के अंदर लिमिटेड होते हैं और एक बार इस्तेमाल कर लिया तो उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे एक बार कोयला जला दिया तो आप उसको दोबारा नहीं जला सकते। एक बार पेट्रोल यूज़ कर लिया गाड़ी के अंदर तो दोबारा से पेट्रोल भराना पड़ेगा, उस पेट्रोल को आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उड़ गया। नेचुरल गैस को भी आपको रिफ़िल कराना पड़ता है, ये नॉन रिन्यूएबल है। न्यूक्लियर एनर्जी जिसको यूरेनियम बोला जाता है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि सबसे पहला तो ये पोल्यूशन फैलाते हैं बहुत ज़्यादा और ग्रीन हाउसेस गैसेस क्रिएट करते हैं अर्थ के अंदर, और हेल्थ हज़ार्ड इससे बहुत ज़्यादा होते हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये चीज़ें ठीक हैं, जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर लो, बट कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो उसके लिए ये सारी चीज़ें सही नहीं है नॉन रिन्यूएबल। अब अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि इको फ्रेंडली ऑप्शन होते हैं, कि मतलब जो कन्वेंशनल फ्यूल है जो पहले से हम इस्तेमाल करते हैं उनके अलावा जो उनके इको फ्रेंडली ऑप्शन है वो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज कहलाए जाते हैं। जैसे सोलर पैनल का इस्तेमाल करना इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है, विंड टर्बाइंस का यूज़ करना है पावर्स को जनरेट करने के लिए, बायोगैस का इस्तेमाल करना काउ डंग्स और किचन वेस्ट के लिए, ठीक है, किचन वेस्ट से मतलब किचन वेस्ट और काउ डंग से बायोगैस बनाना, बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करना जैसे इथेनॉल और बायोडीजल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल करना, ये सारे क्या क्या होगा हमारे अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है
पोल्यूशन ये कम करते हैं, क्लाइमेट चेंज से ये फाइट करते हैं और रूरल एनर्जी नीड्स को सपोर्ट करते हैं और ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस करते हैं। ग्रोइंग एनर्जी नीड्स यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और डेवलपमेंट होता जा रहा है, एनर्जी की डिमांड भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो एनर्जी की कंजम्पशन क्यों बढ़ती जा रही है? इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी शहरीकरण हो रहा है, सब लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, मॉडर्न एग्रीकल्चर्स आ रहा है जिसके अंदर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और व्हीकल और अप्लायंस के अंदर भी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं कि हमारी आज की डिपेंडेंसी किस पर है? ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पर है, ठीक है ना। नॉन रिन्यूएबल चीज़ों पर है, रिन्यूएबल चीज़ों पर नहीं है। इंपोर्ट कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है और एनर्जी इनक्वालिटी है, यानी कि आज के टाइम में भी विलेज के अंदर बहुत सारी विलेजेस रहती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिलेगी। अब एनर्जी कंटेंट क्या होते हैं फ्यूल के? एनर्जी कंटेंट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन अ फ्यूल इज़ बर्न की, यानी कि कितनी एनर्जी निकली जब एक फ्यूल जलाया गया, ठीक है ना। इसको हम किलो कैलोरीज में नापते हैं, यानी KCL में नापते हैं, या फिर मेगा जूल्स के अंदर ही इसको नापा जाता है। जैसे कोल का कितना हो गया 5000 से 7000 किलो जूल्स, पेट्रोलियम का हो गया 10,000 से 11,000, नेचुरल गैस का हो गया 9,000 से 9,500, बायोगैस का हो गया 4700 से 6000, एग्रो रेसिड्यूज़ का हो गया 3000 से 4000। अब एग्रो रेसिड्यूज़ जो हैं वो बायोमास एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे। एग्रो रेसिड्यूज़ वो लेफ़्ट ओवर होते हैं जो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, जैसे पैडी, स्ट्रो, वीट हस्क, शुगर कैन बैगेजेस, ग्राउंड नट शेल्स, कोकोनट शेल्स, ये सारे हमारी चीज़ें क्या होती हैं? एग्रो रेसिड्यूज़ कहलाई जाती हैं। अब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम जलाने के बाद मतलब इसको जलाकर हम कुकिंग कर सकते हैं या फिर हीटिंग कर सकते हैं, और बायोगैस बनाने के लिए, बायो ब्रिकेट्स बनाने के लिए काम आते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में भी इनको कन्वर्ट किया जाता है रूरल एरियाज़ के अंदर। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ये वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, रूरल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव हैं वुड और कोयल के, यानी वुड और कोयल की जगह इनका इस्तेमाल कर लो। अब केस स्टडीज़ जो आती हैं इंडियन एनवायरमेंटल इशू पर, सबसे पहले आता है नेशनल सोलर मिशन आपका, जो कि 2010 के अंदर लॉन्च किया गया था। इंडियन नेशनल एक्शन प्लान या फिर और ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका एम ये था कि सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना और कार्बन एमिशन को कम से कम करना। इसका टारगेट क्या था? 100 GW की सोलर एनर्जी बनानी है, सोलर एनर्जी कैपेसिटी करनी है 2022 तक, ठीक है। और इसने बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स को इनकरेज करा लोगों को कि रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाओ, सोलर पार्क्स बनाओ और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करो। और कावेरी रिवर कॉन्फ्लिक्ट, वाटर कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर से रिलेटेड, ठीक है। तमिलनाडु ने ये डिमांड की थी कि उनको ज़्यादा पानी मिले एग्रीकल्चर के लिए, और कर्नाटक ने वो चीज़ मना करी थी कि हमारी भी नीड जो है बढ़ती जा रही हैं तो हम पानी शेयर नहीं कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो थी उन्होंने इस डिस्प्यूट को हैंडल करा था, और जितने भी इश्यूज़ थे जैसे एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स और पब्लिक प्रोटेस्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें सॉल्व की गई थी। सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात के अंदर बनाया गया था, ये नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया इरीगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसका बेनिफिट ये हुआ कि जितने भी ड्राई एरियाज थे गुजरात के, राजस्थान के, वहाँ पर अब पानी पहुँचने लगा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आई थी कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल थे और विलेजर्स थे जो वहाँ रहते थे, उनको डिस्प्लेस करा गया, और फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड्स का सबमर्जेंस हुआ। इसके अंदर प्रोटेस्ट किए गए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था जो कि मेधा पाटकर ने लीड करा था, ठीक है। तो ये था सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड। फिर चिपको मूवमेंट जो कि 1970 के अंदर उत्तराखंड में हुई थी, इसके अंदर विलेजर्स जो थी ज़्यादातर, उसके अंदर औरतें थीं, उन्होंने ट्रीज़ को क्या कर लिया था? हक कर लिया ताकि डिफोरेस्टेशन ना हो। और ये हिमालयन रीजन के अंदर स्टार्ट हुआ था एज अ प्रोटेस्ट कि लोग अगर पेड़ों को ना काटें, तो एज अ प्रोटेस्ट चिपको मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। इसके लीडर कौन थे? सुंदरलाल भगुना जो थे वो इनके लीडर थे। इनका मेन फोकस क्या था कि फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करना, फॉरेस्ट का, और वुमेन की पार्टिसिपेशन थी इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो आती है अपिको मूवमेंट, जो कि हुई थी 1983 के अंदर कर्नाटक के अंदर। ये चिपको मूवमेंट से ही इंस्पायर्ड थी अपिको मूवमेंट। इसके अंदर भी विलेजर्स जो थे उन्होंने ट्रीज़ को हक करा था ताकि वो डिफोरेस्टेशन से रोक सकें, उन्हें पेड़ों की कटाई से रोक सकें वेस्टर्न घाट्स के अंदर। इसका एम ये था कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रिजर्व रहे और कमर्शियल लॉगिंग ना हो। तरुण भारत संघ जो था, TBS जो था, ये एक NGO थी जो कि राजेंद्र सिंह लीड करते थे, चलाते थे, जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। ये राजस्थान के अंदर वर्क करते थे, ठीक है। जो रिवर्स हैं और या फिर वाटर रिसोर्सेज जितने भी हैं राजस्थान के अंदर, उनको रिवाइव करने के लिए,
ठीक है, वो ट्रेडिशनल जो हाथ यानी चेक डैम्स बनाते थे जिससे वो वाटर जो है रिवाइव हो जाए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, अफॉरेस्टेशन किया, रिस्टोर करे बहुत सारे वाटर की सेल्फ सफिशिएंसी विलेजेस के अंदर। तो बस यही तो यूनिट नंबर 3 के अंदर। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ही यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 4 के साथ कुछ ही देर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।